ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया, ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। आखिर ये कैसे हमने इतनी आसानी से बना लिया, ये समझने की बात है। कौन से नियम इसमें हमने लगाए, इसमें कौन सा रूल हमने अपनाया, क्या कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पीछे, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसको समझने की बात है। तो देखो नियम बहुत सिंपल है। डायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप किसी तीसरे की, जब कोई आपसे कुछ कह रहा हो, किसी ने कुछ आपसे कहा और आप उसकी बात को सुन करके जब आप किसी जाके अपने घर पर अपने दोस्त को, अपने मम्मी पापा को, किसी तीसरे को बताओगे उस बात को, तो तब जो है उसकी बताई हुई बात को जो है बताने के दो तरीके हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी ने कुछ कहा आपसे स्कूल में, विद्यालय में, या किसी मित्र ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, कि चलो कल खेलने चलते हैं, ठीक, या कल बाजार चलते हैं, तो आप आके घर पे अपने मम्मी पापा से कहोगे कि फला इस दोस्त ने मुझसे कहा है। तो अपने दोस्त की बातें अपने घर पे अपने किसी भाई, माता पिता, बहन, किसी को, दूसरे दोस्त को, किसी और को बताओगे, या किसी टीचर को बताओगे, किसी दूसरे की बात किसी तीसरे को बताओगे, तो उसके बताने के दो तरीके हो जाते हैं। वो या तो डायरेक्ट स्पीच होता है या तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच होता है। मेरी आवाज जा रही है? एक बार अब क्लियर कर दो, एकदम क्लियर है वीडियो? जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है? आप एक बार लिख दो, दिख रहा, आवाज आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर मैं कंप्यूटर तरफ देखूंगा नहीं। आप हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है, और बहुत अच्छे, एक बार आप लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है दो तरीके हो जाते हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधे एकदम, जो उसने कहा, जो शब्द, जो बातें उसने कही, सीधे सीधे आप उसको, अपने मित्र की बातें सीधे सीधे अपने माता पिता को बता दो, ठीक है, या तो फिर घुमा फिरा के अपने शब्दों में बताओ। तो जब सीधे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जब सीधे सीधे उसकी मित्र की बात को आप अपने माता पिता को बता दोगे बिना कोई शब्दों में परिवर्तन किए, तो वह होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब उसके शब्दों में परिवर्तन करके घुमा फिरा के अपने भाषा में अब जब आप उसको बताओगे बिना भाव बदले, वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है, जो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब किसी ने, उसने कहा, ठीक है, कि आई डू नॉट राइट एन एसे, उसने कहा कि मैं इससे नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट एन एसे, मैं निबंध नहीं लिखता हूं, उसने कहा। ठीक है, यहां कोई नाम भी हो सकता है, मैं अगर यहां नाम ले लूं, नाम लिख लूं, चलो नाम लिख लेते हैं, ठीक है, रीना। रीना ने कहा मैं पत्र नहीं लिखती हूं। ठीक है, अब रीना की बात को सुन करके कोई जो दूसरा है, जो रीना जिससे कह रही है, वह जाके किसी तीसरे से कहे, कैसे चेंजेस करेंगे, क्या रूल्स हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे। जब किसी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो और उसे इनडायरेक्ट बनाना हो, तब तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो वो परिवर्तन कौन से होते हैं? ठीक है, वो परिवर्तन होते हैं, पहला जो परिवर्तन है, जो चेंजेज होंगे वो तीन परिवर्तन होंगे, तीन प्रकार के परिवर्तन होंगे। ठीक है, परिवर्तन पहला होगा टेंस का। ठीक है, पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा टेंस। ठीक है, टेंस बदल जाएगा, उस सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ब, टेंस का मतलब होता है वर्ब के रूप से, वर्ब का जो द फॉर्म ऑफ वर्ब है इज नोन एज टेंस। जो रूप, वर्ब का जो रूप होता है उसी से टेंस बनता है, वर्ब का रूप ही टेंस निर्धारित करता है। तो वर्ब बदल जाएगा तो टेंस बदल जाएगा। ठीक, दूसरी जो चेंजेस होती है वो होती है प्रोनाउन, पर्सन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ये दूसरा जो चेंजेस होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन में, प्रोनाउन के पर्सन यानी प्रोनाउन बदल जाता है। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन बदल जाता है। सर्वनाम जिसे कहते हैं हिंदी में
सर्वनाम, तो सर्वनाम का जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, वो बदल जाता है। ठीक है, तो एक तो टेंसेस में चेंज होते हैं, दूसरा प्रोनाउन चेंज होता है। जो तीसरा परिवर्तन है, जो तीसरा चेंज है वो क्या होता है? तीसरा चेंज है आपका कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समय या स्थिति की निकटता को दिखलाते हैं। ठीक है, द वर्ड्स, जो तीसरा परिवर्तन होता है उन शब्द में, ठीक है, एक्सप्रेसिंग, जो दिखाते हैं, एक्सप्रेसिंग, ठीक है, नियरनेस ऑफ टाइम है और प्लेस, टाइम और प्लेस। ठीक है, तीसरा जो परिवर्तन होता है वो कुछ शब्दों में होता है कि कुछ वर्ड है जो समय और स्थिति की निकटता को दिखलाता है। जैसे दिस है, दिस नजदीक की चीजों को दिखलाता है, दिस। ठीक है, और दैट क्या हुआ, दूर की चीजों को दिखलाता है। दिस एक के लिए यूज होता है और नजदीक क्या जो हो, और दैट क्या है, दूर हो और एक हो, उसके लिए। टाइम जैसे, ठीक है, स्पेस है, हेयर माने यहां, देयर माने वहां, ये प्लेस दिखा रहा है। नजदीक का प्लेस क्या होता है, हेयर यहां, और देयर वहां, तो दूर के लिए ये लगता है। ठीक है, और समय का जैसे जस्ट अभी, कोई काम करो, जस्ट अभी, जस्ट नाउ। ठीक है, जस्ट का प्रयोग होता है अभी के लिए, नाउ अभी, अब करो। और दूरी प्रकट करेंगे तो उसे देन, तभी। तो जो समय और स्थिति के जो निकटता सूचक जो शब्द होते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है शेयर करिए इसको, ताकि ज्यादातर लोग पूरे विद्यालय के बच्चों के पास पहुंच जाइए, खास करके 9th 10th 11th 12th और सभी के पास पहुंचे, ताकि इसका लाभ ले सकें। और मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे स्पेशली बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम आपका, मैं बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम घोषित हो चुके हैं। टाइम टेबल मैं भेज चुका हूं आपको, आपके ग्रुप में, लड़कों के ग्रुप में, लड़कियों के ग्रुप में भी भेज चुका हूं। ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है इंटर का, वो 12 लास्ट डे है, 12 मार्च को है। आप देखे होंगे टाइम टेबल किसने किसने देखा? सबने देख लिया? एक बार बता दो, इंग्लिश का एग्जाम कब है, किस डेट में है? तो सभी लोग लग जाओ। ठीक है, मैं यहां अगर स्पेशली ग्रामर, ठीक है, ग्रामर में पढ़ा रहा हूं, इस जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लेकिन यदि आपकी इच्छा होगी, अगर आप जुड़ोगे, सारे जुड़ जाओगे, तो मैं लिटरेचर भी, जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आपको याद कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जब हम किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले इस पहले परिवर्तन की बात करेंगे, इसको बताएंगे कि टेंस में परिवर्तन कैसे होते हैं। जो टेंस के है, जो वर्ब है, 11वीं के बच्चे नहीं आए साइंस के, क्योंकि समस्या है बड़ी, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते कुछ बच्चे। तो कोई बात नहीं, वो आएंगे धीरे धीरे, उन्हें पता होगा कि सर क्या पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो वो लगता है उन्हें वैसे ही पास हो जाएंगे। तो जो जिनकी इच्छा होगी पढ़ने की वो आएंगे, और उन्हें पता लग जाएगा जब सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से, बढ़िया से, वहां भी 1 घंटे ट्यूशन की तरह है, तो वो भी जुड़ेंगे, निश्चित रूप से उन्हें वो भी जुड़ेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल। और जुड़ना चाहिए सबको, आपके लाभ की बात है। आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, यहाँ फ्री में वो ट्यूशन आपको मिल रहा है लाइव, घर बैठे। और ठंड का महीना है, ठंड लग रही सभी को, ठंड का महीना है, रजाई में बैठ के, कंबल में बैठ के आप ट्यूशन का आनंद लो, पढ़ाई का आनंद लो, बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी करो। 11वीं 12वीं सभी लोग पढ़ो। ठीक है, 9th 10th। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टेंस के वर्ब की। इसमें जो टेंस बदला, डू बदला, डिड हो गया। इसमें टेंस क्या बदला, डू हो गया, डिड हो गया। इसमें प्रोनाउन क्या बदला, देखो आई था, सी हो गया। तो मैं सबसे पहले टेंस की बात करूंगा, टेंस कैसे डू डिड बन गया, कैसे टेंस चेंज होंगे, और उसके बाद बताऊंगा आई कैसे सी हो गया, ये प्रोनाउन बताऊंगा। उसके बाद ये चीजें बताऊंगा मैं, फिर आपको कंप्लीट डायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा,
इसमें कोई अगर साइंस 12 साइंस का जो बच्चा हो, अगर कोई है नहीं, 12 साइंस के बच्चों के पास शेयर कर दो। 12 साइंस है, 11 साइंस का तो बच्चा एक इसमें है ही है, और बच्चे ने शेयर भी किया। 12 साइंस के और 9th के बच्चे जो है ए बी सी जो सेक्शन है सारे, 10th के ए बी सी सेक्शन है ना, 11th के सेक्शन है, तो 9, 10th, 11, 12 जो है सभी सेक्शन में शेयर कर दो, बता दो उन्हें कि वो 1 घंटा ट्यूशन चल रही लाइव, वो आ जाए। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा टेंस का जो चेंजेस है वो कैसे होता है। ठीक है, और आप लोग 1 घंटा केवल बस अपना माइंड कंसंट्रेट करके जो है, मन को थोड़ी सी कंट्रोल करके कि स्किप ना करो, स्किप करो और फिर वो देखने लगो कुछ और, है ना, शॉर्ट्स पे चले जाओ, कुछ उल्टी सीधी मनोरंजन कर ले लगो, तो वो काम ना करो। कंसंट्रेट होके थोड़ा सा 1 घंटे पढ़ लो। एग्जाम आपके फरवरी में शुरू हो जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे। ठीक है, अब है हम पढ़ेंगे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस वर्ब, जो टेंस में परिवर्तन होता है डायरेक्ट में, वो कैसे होता है इसको देखिए। ठीक है, देखो जब वर्ब आपका एक तरफ जो है, इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, आपको एक टेबल बनेगा इसमें, इधर लिखेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, मैं कहता हूं आप लोग भी एक कलम कापी रफ लेके बैठो, आप नियम लिखते चलो। यहां मैं नियम बताऊंगा आपको। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस रहेगा वो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, इसको देखना है और आपको याद करा दूंगा। और इसके साथ साथ आपका टेंस का रिवीजन भी होगा, क्योंकि टेंस का आना आपको बहुत जरूरी है। जब आपको टेंस आ जाएगा, टेंस पहचानना बहुत जरूरी है, और टेंस पहचानना भी बताऊंगा कि टेंस कैसे पहचानोगे आप, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में परिवर्तन करना है, तो टेंस वाक्य को देख करके आपको टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप टेंस पहचान नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं यहां बताऊंगा कि आप टेंस कैसे पहचानोगे। ठीक है, और टेंस अगर आपको नहीं क्लियर है तो भी मैं बताऊंगा कि अगर क्या आ जाए तो उसे क्या बना देना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बना देना है। ठीक है, तो यहाँ अगर जिन्होंने टेंस क्लियर नहीं है, टेंस पढ़ा नहीं है, उनको भी समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन घर जाके टेंस जरूर पढ़ना, और मैं आगे टेंस भी पढ़ाऊंगा। बहरहाल यहां जिनको टेंस नहीं क्लियर उनको भी क्लियर हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो पहला टेंस होता है क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब किसी इसमें इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, यहां पे जो इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, ये इसीलिए डायरेक्ट स्पीच को मैंने इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस मिले तो इनडायरेक्ट में उसे वर्ब की सेकंड, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या वर्ब की में वन में यस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस मिल जाए, तो इसे आप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो डायरेक्ट स्पीच में। बिल्कुल क्लियर, टेंस का टेंशन ही नहीं लेना कि टेंस कोई भी हो। ठीक है, टेंस तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है, लेकिन टेंस का टेंशन नहीं लेना आपको ये मिल जाता है तो आप बना देना इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इन दोनों में से कोई भी, चाहे वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहे यस या ईएस मिले, तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस में निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा जब इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि जब आपको क्या मिले, डू मिले सेंटेंस में, या डज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यदि आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर डू या डज मिलता है तो सोचना नहीं है, देर नहीं करना है, उसे क्या बना देना है, डिड। क्या बना देना है, डिड। बहुत सिंपल।
तो अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर डायरेक्ट स्पीच में डू डज मिलता है तो उसे डिड बना, इन डू डज में से कोई भी एक, चाहे डू मिले चाहे डज मिले, कोई भी एक, चाहे ये मिल जाए चाहे ये, आप उसे डिड बना देना बिना सोचे बिना देर किए। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं टेंस की, यहां भी आपको समझ जाना है कि टेंस कौन सा, ये अफर्मेटिव ये निगेटिव है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाओ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगता है इज लगता है। ठीक है, या फिर एम लगता है या फिर आर लगता है। तो चाहे इज आवे चाहे एम आवे चाहे आर आए, तो ये ध्यान दो, एकदम सोचना ही नहीं है आपको। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, इसे बिना सोचे समझे क्या बनाना है, इसे बनाना आपको वाज या वर। अब यहां थोड़ा सा सोचना है कि वाज लगाएं या वर लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि वाज लगाना है कि वर लगाना है। इसमें क्या करना है कि इज एम आर मिलेगा तो उसे वाज या वर बनाना, वाज या वर। लेकिन कब वाज बनाएंगे कब वर बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है, अगर इज लगा रहेगा इसमें तो वो सेंटेंस जो है अब इसमें जो चेंज होगा वहां वाज भी हो सकता है वर भी हो सकता है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है वो प्लूरल भी हो सकता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है जब हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो, क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब जो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन बदल जाएगा, तो उस बदले हुए प्रोनाउन को देखना है। बदले हुआ प्रोनाउन यदि वह एक वचन है, सिंगुलर है, ही सी इट है या आई है या कोई नाम है तो वाज लगाना, और अगर प्लूरल है, वी है, दे है, यू है, बहुवचन है तो वर लगाना। बस सिंपल बात है, इज एम आर मिले उसे वाज या वर बना देना। एक वचन है तो वाज लगेगा और बहुवचन है तो वर लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपको क्लियर हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि बोर हो रहे हो, क्लास यहाँ जो है पढ़ने का कुछ मिल रहा सीखने को। ठीक है, बिल्कुल आप घर बैठोगे, अमर धनकर सर जी हम तो घर भी बैठे हैं, बिल्कुल घर ही बैठना आपको, इसीलिए तो मैंने ये सेवा शुरू की आप लोगों के लिए स्पेशली। और यदि आप सारे बच्चे अगर अपने टीचर को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर किसको करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे विद्यालय के बच्चे मुझे जो है कि देखें और उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, हर चीज में बेसिक ग्रामर, टेंस, उच्चारण पढ़ने लगे। मेन मुख्य चीज तो ये कि पढ़ने लगे अच्छे ढंग से, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छी हो जाए, वो पढ़ने लगे और प्लस वो लिखने लगे, ट्रांसलेशन बनाने लगे और सारे नियम समझने लगे। लेकिन बस उनके अंदर इंटरेस्ट जग जाए तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सारे बच्चे बिल्कुल आपको फ्री है, आपके लिए तो फ्री है, बिल्कुल आप रिचार्ज कराओगे ही, लेकिन अगर मुझे देखोगे तो कुछ ना कुछ मुझे इससे लाभ मिलेगा। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी और सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, फिर मैं और लगा रहूंगा आपको देख इसमें मेहनत करूंगा। ठीक है, बहरहाल ठीक है, अभी तो मैं इस चैनल का प्रचार नहीं किया हूं, चैनल का प्रचार केवल अभी अपने विद्यालय तक ही है और अपने ग्रुप में 12वीं, खासकर 12वीं और 12वीं ए बी के साइंस के बच्चे, और किसी से ज्यादा कहा भी नहीं, एक बार कहा था। तो अभी मैं फेसबुक पे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, उत्तर प्रदेश के जो ग्रुप है उसमें भी प्रचार करूंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, तमाम चीजें करूंगा, तो फिर धीरे धीरे कुछ बच्चे बाहर से भी जुड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाओ। अब इसके बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्लियर हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा वर्ब तो सेकंड बना देना, डू डज मिले तो डिड बना देना, इज एम आर मिले तो वाज बना देना, सोचना ही नहीं है, टेंस की टेंशन नहीं लेना इस यहाँ पे, बस सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, एक वचन बहुवचन का। और वो मैं अभी जब प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है? प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में क्या लगता है आपको पता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आता है और हैव आता है। क्या आता है? हैज और हैव आता है। हैज और हैव आता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। क्या रहती है? साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ मैं और चीजें बताता रहा हूं। देखिए यहां तो इसमें
जो बताया इसमें मुख्य क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन यहां पे डू डज के साथ जो मुख्य क्रिया आती है वो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो मैंने यहां लिखा आपको दिख रहा होगा, क्लियर? ठीक है, तो ये जो मुख्य क्रिया आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आइए तो सेकंड फॉर्म बना देंगे, लेकिन डू डज के साथ डू डज है तो उसे डिड बना देंगे, लेकिन मुख्य क्रिया क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ भी रहती है, डू डज के साथ भी, और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चेंज होगा, याद रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डू डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो नहीं चेंज होगा। ये अभी मैंने अब कहीं कंफ्यूज ना होना, ये मत सोचना कि वर्ब सर ने बताया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐसे आएगा तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देना है। आप सोचो डू डज को डिड बना दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो, तब तो गलत हो जाएगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस अकेले आएगी, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाए, कोई मुख्य क्रिया नहीं, कोई सहायक क्रिया नहीं आएगी, इसके साथ डू डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, ये जब अकेले आएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस जब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आएगा, बिना किसी सहायक क्रिया के आएगा, ना उसके साथ डू डज रहेगा, ना उसके साथ डिड रहेगा, ना उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, कोई भी सहायक क्रिया नहीं रहेगी, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आएगा, तब उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है, ये ध्यान रखना। और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी तो डू डज तो डिड बन जाएगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वर्ब ये अकेले आएगा तभी जो है इसे सेकंड फॉर्म बनाना, बिना से हेल्पिंग वर्ब के। क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छे, शक्ति सर भी आगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नमस्कार सर, आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपना। चलो कोई बात नहीं, अब इसके बाद है यहां पे अब इज एमआर के साथ क्या आता है, इज एमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। क्या लग जाती है? आईएनजी। इज एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी, तो वाज वर्ब के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, यहां भी आपको वही लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना है, यहां आपको चेंज नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, और वाज वर्ब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगा, उसे आपके चेंज नहीं करना। अब ये भी ध्यान दो आप, इज एमआर, मेरी बात एकदम ध्यान सुनिएगा, इज एमआर के साथ कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, कहीं वर्ब में आईएनजी मिलेगा, कहीं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल जाएगी, है? तो आप ये मत सोचना कि सर ने कहा वर्ब में आईएनजी आता है कुछ और नहीं आता, नहीं, इज एमआर के साथ बहुत चीजें लगती हैं, बहुत चीजें आती हैं, कई तरह की क्रियाएं इसके साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो कई तरह की क्रियाएं आएंगी। और शक्ति सर कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो इज एमआर के साथ केवल ऐसा न मानना कि आपके और वर्ब में आईएनजी आती है, इज एमआर के साथ बहुत चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाता है? वर्ब में आईएनजी आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है इज एमआर के साथ। इज एमआर के साथ आपका जो है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है इज एमआर के साथ। ठीक है, और इज एमआर के साथ एक चीज और आ जाता है, कंप्लीमेंट आ जाता है। कंप्लीमेंट क्या होता है मैं बताऊंगा। कंप्लीमेंट जो होता है, कंप्लीमेंट वह शब्द होता है, कंप्लीमेंट इज द वर्ड विच गिव्स सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कंप्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, और प्रीपोजिशन एडवर्ब हो सकता है। वह सब्जेक्ट के विषय में हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। और इसलिए मैंने बताया कि इज एमआर के साथ मैं इसीलिए केवल जो चीजें चेंज होती हैं वही चीजें मैं यहाँ ब्लैक में लिखा हूं, जो रेड में लिखा वो चेंज नहीं होनी। तो ब्लैक यहाँ पे इज एमआर के साथ कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, केवल इज एमआर चेंज करना है और बाकी सेम टू सेम लिख देना है जो कुछ भी रहेगा। तो ये चीजें मैंने इसीलिए वहां पे नहीं लिखा कि केवल इज एमआर के साथ कई चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो हैज हैव के साथ क्या आता है? हैज हैव के साथ देखो, हैज हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो
तो अगर किसी वाक्य में हैज हैव आ जाए, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है और भी कई चीजें आती हैं, ठीक है, तो हैज हैव भी आपको क्या बदलेगा, हैज हैव बदल जाएगा आपको हैड में। क्या बना देना, हैज हैव को हैड बना देना, हैज हैव को हैड बना देना है, ठीक है। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके साथ भी कोई कंप्लीमेंट आ जाता है, इसके साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मैं कई चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं यहां पे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसके साथ भी कंप्लीमेंट जो मैंने बताया वो आ जाता है। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि आपको ट्रिक पे रखना है कि हैज हैव के साथ कुछ भी आ जाए, हैज हैव के साथ कुछ भी आ जाए, आपको कुछ नहीं देखना, हैज हैव को हैड बना देना, और जो कुछ भी हैज हैव के साथ रहेगा उसको हैड के साथ लगा देना। सिंपली आपको चेंज क्या करना है, जो ब्लैक में लिखा वही चेंज होना। हैज हैव के साथ कुछ भी आ जाए उसे हैड बनाना, हैज हैव के बाद कुछ भी आता है उसे हैड के बाद लिख देना, ठीक। अब देखो दूसरा, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आमतौर पे लगती है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, कंप्लीमेंट भी आता है, इसलिए मैंने ये लिखा आपको कि हैज हैव के बाद कुछ भी आता है उसे हैड बना देना बस, ठीक है। ठंड बहुत हो रही, रजाई में रहो, बिल्कुल रजाई में रहो। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सर, सभी बच्चे सर की क्लास का लाभ लें, बहुत थैंक यू सो मच सर, आपका सपोर्ट, ठीक है। तो ये है, बहुत अच्छे, धन्यवाद शक्ति सर, आपका स्वागत है। कभी आइए, जब बड़ौदा ना हो तो घर आइए मेरे, मैं आऊंगा एक दिन आपके यहाँ। आप कई बार बुलाते हैं मुझे, मैं पहुंच नहीं पाता, इसके लिए खेद है मुझे, मैं जरूर आऊंगा एक दिन आपके यहाँ। तो इसके बाद आप आ जाइए जो है पास्ट टेंस। अब आ जाए पास्ट टेंस, पास्ट। अब देखो अगला क्या है, यदि आपको किसी भी वाक्य में, इन्वर्टेड कामा का वाक्य में, जो इन्वर्टेड कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर डायरेक्ट स्पीच, अगर उसके अंदर आपको डिड मिले, क्या मिले, डिड मिले, डिड मिले, तो डिड के साथ क्या लगा रहता है, डिड के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, याद रखना। डिड के साथ क्या लगा रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और डिड को क्या बनाना है, आपको मैंने जो साइंस के सभी को मैं पढ़ा रखा है नरेशन डायरेक्ट, लेकिन आप भूल चुके हो पूरी तरह से। तो डिड को क्या बनाना, अगर डिड मिलता है, टेंस की टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है आपको, डिड मिलता है किसमें, किसमें मिलता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसे क्या बनाना, उसे बनाना आप जो है क्या बनाओगे, हैड, उसे बनाना आप हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां देखो दो, यहां चीजें बदल गई थोड़ी सी। यहां पे वर्ब यही एक ऐसा जगह है टेंस जहां पे मुख्य क्रिया भी बदल जाती है, जो मेन वर्ब है वो भी बदल जाता है। इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, आप जो है कि डिड के साथ जो है क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा डिड के साथ, डू और डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जब बनेगा इसका इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब मैं बताऊं एक कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट के टेंस के परिवर्तन का, ध्यान सुनना। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं रूल बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है इसके पीछे, टेंस के बदलने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सी बात है, जो चीजें जो नजदीकियां प्रकट करती हैं उसे दूरी प्रकट करने, दूरी दिखानी है, ठीक है। जैसे आपने बताया कि जो करीब या नजदीक क्या प्रकट करती है जो टेंस, ठीक है, उसके दूरी प्रकट करने वाले टेंस में बदल देना है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या था, पास्ट इंडिफिनिट बन गया, यानी डू डज डिड बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। इज एम आर वाज वर्ब बन गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। और जो है और हैज हैव हैड बन गया, यानी कि जो प्रेजेंट में था उसे पास्ट बना देना है, यानी जो प्रेजेंट में है उसको पास्ट बना देना है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में चीजें हैं उसे, जो टेंस प्रेजेंट में है, जो वर्ब प्रेजेंट में है उसे पास्ट में कर देना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टेंस अपने अपने पास्ट टेंस में बदल जाता है, जो मैंने पहले बताया आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, तो सारे जो प्रेजेंट के चारों टेंस है, हैज बीन हैड बीन बन गया। तो सारे जो चारों टेंस है प्रेजेंट के वो अपने अपने पास्ट टेंस में बदल जाता है। यही कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टेंस को बदलने के पीछे, ठीक है। अब पास्ट किस में बदलेगा? पास्ट भी पास्ट में जाता है, पास्ट अपने और पास्ट में चला जाता है। पास्ट टेंस के जो टेंस हैं वो अपने और पास्ट में चला जाता है। तो पास्ट टेंस का पास्ट क्या होता है? पास्ट टेंस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात है। जो काम देखो, जो पास्ट, जो काम अभी हम कर रहे हैं ये है प्रेजेंट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो तो ये है प्रेजेंट। और इसके पहले जो घटनाएं घटी 2-3 घंटा पहले वह था प्रेजेंट परफेक्ट। ये उस आज का पास्ट है, यानी आज के प्रेजेंट का पास्ट है, आज के प्रेजेंट का पास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो काम बीत चुका, जो खत्म हो चुका वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया 2-3 घंटा पहले या सुबह से लेके अब तक। लेकिन जो कल की जो घटना है, ठीक है, जो कल की घटना है, कल जो घटनाएं घटी वो पास्ट टेंस है, यानी वो बीत गया, वो पास्ट टेंस में है, वो कल की बात हो गई, ठीक है। तो आज का ये प्रेजेंट है और आज के 2-3 घंटा पहले वो आज का पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट दिखाते हैं। और जो कल की घटना वो होते हैं पास्ट, उसे पास्ट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। और कल के पहले परसों, उसके पहले 2 साल पहले की जो घटनाएं होती हैं वो पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। तो इसलिए जब दो चीजें पास्ट में दिखानी, दो कार्यों का वर्णन जब पास्ट में होता है एक ही साथ, और एक घटना पहले घटी हो एक घटना बाद में घटी हो, ठीक है, एक घटना घटी हो उसके पहले भी एक घटना घट चुकी है, तो एक को पास्ट में दिखाते हैं, दूसरे को पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। तो पास्ट का पास्ट यानी जो पास्ट इंडेफिनिट होता है पास्ट होता है, और ये पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट होता है, यानी पास्ट टेंस अपने और पास्ट में चला जाता है। तो डिड बन जाएगा हैड। तो ये पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस वर्ब की। तो यही एक टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मुख्य क्रिया भी बदल जाती है। डिड बना हैड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बना वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए दूसरा, थोड़ी सी मेरी आदत खराब है ज्यादा समझाने की, और ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में ज्यादा समझाएंगे टाइम ज्यादा खपत होगी, तो इस आदत को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नकुल सर की इंग्लिश वीक है, मुझे कहते रहते हैं अब पढ़ लो नकुल जी, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा सलाह दे रहे हैं सर आप, शक्ति सर बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। जिनकी भी इंग्लिश वीक है, आप स्वागत है आप सभी का, ठीक है। पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। कभी अभी आप पढ़ सकते हो किसी भी समय, और जब घर बैठे फ्री में मिले पढ़ाई तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखो, इसके बाद अगर सेंटेंस में, ये तो मैंने बता दिया डिड, ठीक है। और एक चीज इसमें मैं रह गया, ये डिड का बताया, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, याद रखना। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जब वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी तो इसे भी बनाना है, इसे भी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी जाएगा अपने पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में। तो ये भी क्या बनेगा? ये भी बनेगा आपका हैड प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों चीजें क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो मैंने शुरुआत में डिड का प्रयोग किया जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, आपको सोचना ही नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट मैं ये बताऊं कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होता है, यानी वर्ब सेकंड का प्रयोग केवल
पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाने के लिए किया जाता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो उसे आप पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो उसे भी आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ लगाओगे। याद रखना ये दोनों, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो भी आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे। कोई शक है तो बताओ, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें जो है वाज यूज होता है। वाज के साथ क्या होता है, वर लगता है। वाज के साथ क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। अब इसके वाज या वर है तो वाज वर के साथ जैसे इज एम आर के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, इज एम आर के साथ वर में आईएनजी, उसी तरह वाज वर के साथ में वर में आईएनजी आ जाता है, आ सकता है। इज एम आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी टू प्लस वर्ब, इसके साथ भी कंप्लीमेंट आ जाता है, इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लग जाती है, ठीक है। इसके साथ एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको टेंस की टेंशन ले आपको क्या करना, अगर वाज वर मिलता है तो वाज वर को बना देना हैड बीन। क्या बना देना, हैड बीन, हैड बीन। और वाज वर के बाद कुछ भी रहे, वाज वर के बाद कुछ भी रहे एक्स वाई जेड, उसे आप सेम टू सेम हैड बीन के बाद लिख देना। तो वाज वर को हैड बीन बना देना है, सिंपली, ज्यादा सोचना नहीं है, टेंस की टेंशन नहीं लेना है। अब एक चीजें मैं और बताऊंगा, ठीक है, यहां पे तो वाज वर को ध्यान रखना, वाज वर के साथ कुछ भी है तो अगर वाज वर अकेले आता है, आपके एक नियम और भी ये इसमें है कि अगर वाज वर बिना किसी मुख्य क्रिया के आता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको केवल बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, क्यों कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो वाज वर के साथ यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, वाज वर का प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो वाज वर के साथ अगर कंप्लीमेंट आता है, कंप्लीमेंट आता है, ठीक है। और एक दूसरा जो प्रयोग है, दिख रहा रेड कलर, नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक से लिखते हैं। तो वाज या वर के साथ एक तो वर्ब आती है ढेर सारी, कोई भी वर्ब आ सकती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, या फिर जो है आपकी कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या यूज हो सकता है, ठीक है। ये और पहला जो इसमें थोड़ा सा एक नियम है, इसको आप समझ लो। वाज, यहां मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, वाज वर्ब के साथ कंप्लीमेंट, ठीक है। तो वाज वर्ब के साथ अगर कंप्लीमेंट आता है, यानी कोई वर्ब नहीं आती, वाज वर्ब के साथ है, वाज वर्ब के साथ कंप्लीमेंट आता है, यानी कोई वर्ब नहीं आती, कोई अगर क्रिया नहीं आती, कोई मुख्य क्रिया। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट जैसे ही वाज ए टीचर है, सी इज सैड, ही वाज ए टीचर, वह एक अध्यापक था। तो टीचर क्या है, टीचर कोई वर्ब थोड़ी है, टीचर नाउन है, वाज के बाद यहां नाउन आया, वर्ब नहीं आया। जैसे है सी इज सैड, वह दुखी है, तो सैड क्या है, सैड एडजेक्टिव है, क्योंकि तो यहां वाज वर्ब अकेले है, बिना किसी क्रिया के है। यहां वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में है, मुख्य क्रिया के रूप में है। और सैड क्या है, नाउ टीचर क्या है, ये कंप्लीमेंट है, जो ये सूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं सब्जेक्ट के विषय में कि वह टीचर है, वह दुखी है। तो यहां मुख्य क्रिया नहीं है, यहां मुख्य क्रिया स्वयं इजेवार वाज वर्ब है। तो तब उस स्थिति में दो बातें हो जाती हैं कि वाज वर्ब को या तो हैड बीन में बदल दो तो भी ठीक है, या फिर वाज वर्ब को मत चेंज करो, या तो वाज वर्ब को, दोनों बातें आप कर सकते हो, दोनों चीजों आप कर सकते हो कि वाज वर्ब को या तो चेंज मत करो, छोड़ दो सेम टू सेम। अगर वाज वर्ब के साथ कंप्लीमेंट आता है ये, तो अगर ये कंप्लीमेंट आता है यानी कोई मुख्य क्रिया नहीं आती है, वाज वर्ब अकेले आता है बिना किसी मुख्य क्रिया के, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, या वर्ब में आईएनजी नहीं आता, बिना किसी मुख्य क्रिया के आता है, वाज वर्ब के बाद कोई नाउन है, एडजेक्टिव है, तब उस स्थिति में वाज वर्ब को आप नहीं चेंज करोगे तब भी काम चलेगा, और हैड बीन बदल दोगे तब भी काम चलेगा, यानी दोनों सही है। लेकिन अगर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब में आईएनजी कोई मुख्य क्रिया है, तो उसे आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उसे हैड बीन बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये नियम नहीं बताता, बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि वाज वर्ब के साथ कंप्लीमेंट है तब भी उसे हैड बीन में आप बदल सकते हो और छोड़ भी सकते हो। इसलिए आप क्या करना, आप बदल देना, आप केवल एक नियम याद रखो कि वाज वर्ब को हैड बीन बना देना है, वाज वर्ब के बाद कुछ भी रहे,
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको नियम सारे बता दिए। ठीक है, तो वाज वर्ग के बाद कुछ भी रहेगा आप उसे हैड बीन बना देना। अब इसके बाद जो बाकी बचे टेंस, जो बाकी बचे टेंस जो है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, क्या आया, हैड। अगर वाक्य में हैड आ गया, वाक्य में हैड आ गया, किसी भी इन्वर्टेड कामा के अंदर हैड आ गया तो ये चेंज नहीं होता। क्या करना है, इसे चेंज नहीं करते, नो चेंज। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होता। हैड वाला सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर या हैड बीन आ गया, यानी कुछ भी आ गया, हैड अगर आ गया, हैड वाला सेंटेंस आ गया तो ये नो चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी इन्वर्टेड कामा के अंदर हैड आया है तो उसे हैड ही लिखेंगे, परिवर्तित बदलेंगे नहीं, नो चेंज। हैड बीन आया है तो उसमें भी नहीं, क्योंकि हैड तो ऑलरेडी हैड तो आ गया, हैड आ गया, हैड के साथ बीन हो या कुछ भी हो, तो हैड आ गया वाक्य में तो वो सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा, वर्ब नहीं चेंज होगा, हैड ही होगा। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, खुशी धनकर, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने बता दिया पास्ट टेंस का भी। अब आएंगे फ्यूचर, आगे जो क्रिया है, मॉडल्स, जो विल सेल है, मॉडल्स हैं, उनकी बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और सभी अपने साथियों को प्रमोट कहो कि वो कल के जो है लाइव में शामिल हो, मेरे साथ, आपके साथ रहें और तैयारी करें। सीरियसली समय वेस्ट करने से बजाय पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है और आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं। और ये इंग्लिश ऐसी चीज है कि आप पढ़ लोगे तो हमेशा काम आएगी। देखो, जो बड़े हो जाते हैं उनको भी, उनके अंदर भी दिलचस्पी रहती है, अगर वो नहीं सीख पाते तो बाद में रहता है कि यार इंग्लिश सीख ले थोड़ा सा। ठीक है, अभी एक मैं बताऊं कि मैंने मंगाया था, एक ट्राइपॉड मंगाया था मैंने, एक अमेजन वाला आया, अमेजन जो लड़का है, अमेजन का लड़का है, वो इंटर पास करके इसमें ग्रेजुएशन कर रहा है। तो जब उसने मुझे पूछा तो बताया, सर आप पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो कहा सर मुझे भी पढ़ा देना, मैं भी, आप लिंक दे दो मुझे भी, क्योंकि मैं इंग्लिश जब मैं पढ़ता था इंटर में तो मैंने ध्यान नहीं दिया पढ़ने पर, और मेरी इंग्लिश बहुत वीक। इंटर क्या, मैं स्कूल में जब पढ़ता था शुरुआत में तो इंग्लिश पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पास तो हो गया लेकिन इंग्लिश मेरी बड़ी वीक है और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ती है कहीं कहीं इंग्लिश की वजह से, पढ़ने समझने में, लिखने में, तो कहीं टेंस बनाने में किसी को कोई पूछ दिया तो इंग्लिश है, और वो भी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा था। सबसे बड़ी बात ये थी सीबीएसई बोर्ड का बच्चा था है। तो उसने कहा सर आप लिंक दे दो मुझे भी पढ़ाना, तो मैंने कहा ठीक है मैं भेज दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी मैंने उसको भेजा नहीं कुछ। अब आगे आ जाइए, अगर आपको सेंटेंस में विल मिले, क्या मिले, विल मिले, तो विल मिले तो आप विल को वुड बना देना। क्या बना देना, वुड बना देना, सिंपली, टेंस का टेंशन नहीं। अब टेंस का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। क्या करना है, टेंस का बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। विल मिले तो वुड बना दो, शैल मिले, शैल मिले, शैल मिले तो इसको भी वुड बना दो। अब एक जगह ये शुड बनेगा, एक जगह मैं बता दूं, वैसे आप वुड भी बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक जगह आपको ध्यान रखना है, अगर शैल का प्रयोग कहां होता, आई वी के साथ होता। शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, शैल का प्रयोग आई या वी के साथ होता है। शैल का प्रयोग आई वी के साथ होता है, याद रहे। ठीक है, अगर ये किसी कारणवश आई वी चेंज नहीं होता दूसरे सेंटेंस में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये आई वी अगर चेंज नहीं होता, अगर आई वी यहां रह जाता है तो आई वी के साथ हम जो है, आई वी के साथ शुड लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान देना मेरी बात गौर से। अगर इसमें, इसके अंदर जो सेंटेंस है, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, अगर इसके अंदर आई वी है उसके साथ शैल लगा होगा, तो आई वी अगर चेंज नहीं होता किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, कब नहीं चेंज होगा, जब फर्स्ट पर, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई वी होगा तो चेंज नहीं होगा।
कंडीशन है, मैं बताऊंगा आगे प्रोनाउन जब चेंज कराऊंगा, प्रोनाउन की नहीं बताऊंगा तो बताऊंगा। तो चेंज नहीं होगा, जब चेंज नहीं होगा तो आईवी के साथ सेल का शुड लगा देंगे। लेकिन अगर आईवी चेंज हो जाता है किसी सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, तो हम उसके साथ उड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उड लगाएंगे। अगर आईवी चेंज नहीं होता, आईवी रहता है तो शुड लगाएंगे। अगर आईवी चेंज हो जाता है तो आईवी जो है किस अलावा कोई दूसरा आता है तो उड लगाएंगे। लेकिन ये भी आईवी अगर मैं अपना बता रहा हूं ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरी राय क्या है, आईवी के साथ भी अब धड़ल्ले से लोग उड यूज करते हैं। आईवी के साथ विल लगता है, उड लगता है, तो ये गलत नहीं है। बस आईवी के साथ सेल भी लगता है, विल भी लगता है। दृढ़ इरादा, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए आईवी के साथ विल लगाते हैं। आईवी के साथ धड़ल्ले से आपको विल भी लगता है, उड भी लगता है। शुड का प्रयोग तो मोरलिटी, नैतिकता, कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग होता है आमतौर पे। तो आईवी के अगर चेंज हो जाता है तब भी उड लगाओगे, और आईवी नहीं भी चेंज होता है तो भी आप अगर आईवी के साथ उड लगा दोगे तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आईवी चेंज नहीं होता, शुड लगा दोगे तो ये भी सही है, ठीक है। बहरहाल तो मैं कहता हूं कि अगर विल मिले या सेल मिले, चाहे विल आए चाहे सेल मिले, उसे क्या बनाना? उड ही बनाना, ठीक है, चाहे वो आईवी चेंज हो या ना हो, ठीक है। अब अगला जस्ट इसके बाद है कैन। अगर मिले, कैन मिले तो सोचना नहीं है, आप क्या बनाना है? कुड। अब मोडल्स के साथ जो मुख्य क्रिया आती है, मुख्य क्रिया, वो मुख्य क्रिया क्या लगती है? मुख्य क्रिया इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इन सब के साथ जो है, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फॉर्म, और इन सब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो क्या है? ये चेंज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे विल हो, चाहे उड हो, चाहे सेल हो, चाहे शुड हो, चाहे कैन हो, कुड हो, उसके साथ वर्ब का पहला रूप ही लगता है। ये ध्यान रखना मेरे अच्छी तरह से। तो हमें मुख्य क्रिया पे ध्यान नहीं देना, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी, केवल मॉडल्स चेंज करने हैं। तो विल के साथ विल को उड बना देना, विल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब कैन का कुड बन गया, हाँ। और अगर मे आया तो मे को क्या बना देंगे? माइट बना देंगे। मे को क्या बना देंगे? माइट बना देंगे, ठीक। हाँ। कितना टाइम हो गया? टाइम का तो मैं देख ही नहीं। चलो ये नियम बता के फिर मैं टाइम देखता हूं। फिर बच्चे बोर हो रहे हैं आई थिंक। आनंद आ रहा है पढ़ने में? एक बार बता दो बच्चों, आनंद आ रहा है कि घर चले गए? समझ में आ रहा है? बस थोड़ा टाइम और ये नियम थोड़ी सी क्लियर करके आज टेंस का खत्म कर दें, फिर कल पढ़ाएंगे प्रोनाउन के रूल, ठीक है। मे को माइट बना देना है, ठीक है। और इसके अलावा अब देखो, केवल विल बनेगा उड में, सेल बनेगा उड में, कैन बनेगा कुड में, मे बनेगा माइट में। अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड, इन सब के अलावा कुछ भी आ जाए, अगर ये आ जा रहा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, अगर पहले से ही उड है, पहले से उड है, या शुड है, या कुड है, ठीक है, या पहले से ही माइट है, या पहले से ही मस्ट है, ठीक है, पहले से ही वाक्य में मस्ट है, ठीक है। और वाक्य में अगर ये प्रयोग है नीडंट, नीड नॉट, ये नीडंट, ठीक है, अगर नीडंट प्रयोग है, या फिर आट टू एक साथ आता है, आट टू हमेशा एक साथ आता है, याद रखना इसको, ठीक है। ये शुड की तरह, जैसे शुड रहता है वही आट टू भी काम करता है, ठीक है। बहुत अच्छे, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शक्ति सर मेरे पास, बहुत अच्छे, बहुत से शक्ति सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को कहिए, सभी एंजॉय करें। और कोई सुझाव हो सकती सर मुझे दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा अभी कॉल कर, इसको लाइव कैंसिल करने के बाद, बंद करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। नीडंट आया और आट टू आया, ठीक है। तो अगर उड आ गया, पहले से इन्वर्टेड कामा के अंदर उड आ गया, शुड आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया, मस्ट आ गया, या नीड नॉट आ गया, आट टू आ गया,
अगर ये पहले से ही अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये पहले से आ रहे हैं तो आपको, और एक और आता है डेरंट, डेरंट, ठीक है, डेयर नॉट मतलब, नीडंट मतलब जरूरत नहीं है, डेरंट मतलब हिम्मत नहीं है। तो ये सब मॉडल्स हैं, ये सब मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीडंट और आर्ट टू, डेरंट, अगर ये आ रहा है तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आप, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर पहले से ही वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, आर्ट टू है, नीडंट है, डेरंट है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। एक बात ध्यान रखना आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप, आज मैं टेंस के सारा रूल मैंने बता दिया। और एक चीज और भी है, जो शुरुआत में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कल मैं क्लियर करूंगा, आप इसको एग्जाम्पल बताऊंगा, जब कल इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपकी इस नियम को प्रैक्टिस करवाऊंगा एग्जाम्पल में, ताकि ये नियम आपको कंफर्म हो जाए, आप पढ़ लेना। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में होता, यानी से हो, सेज हो, या फिर आपको हैज सेड हो, या विल से, शैल से हो, तब टेंस परिवर्तित ही नहीं होता है, कुछ भी रहे, विल हो, शैल हो, इज, एम, आर, वाई, कुछ भी चेंज नहीं होता। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है, बाहर होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब आपका, जैसे सेड से, आप जानते हो, से, सेज है, विल से, शैल से, तो आपका टेंस नहीं बदलता। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, पास्ट टेंस होगा, तभी ये चीजें बदलती है, जो मैंने आपको बताया। इस पर मैं कल आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये पूरा टेंस का रूल मैंने बता दिया, और इसमें कुछ और चीजें कल मैं आपको क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है अपने जो दोस्त हैं, साथी हैं, और जो क्लास के जो बच्चे हैं, उनको इंस्पायर करिए, वो जुड़े और आनंद लें और तैयारी करें अपनी। कुल मिला के बढ़िया है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता रहूंगा, चाहे मेरे पास 4 बच्चे